Welcome to Study Go with Zenith. For more videos, subscribe the channel and for latest update, follow us on Telegram and Instagram. अगर आपको इस सब्जेक्ट की सारी वीडियोस चाहिए तो वो सारी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में मिलेंगी। उस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार आप जरूर चेक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीपीसी के पार्ट 2 में सेक्शन 36 से लेकर 74 तक के प्रोविजन दिए गए हैं और ये प्रोविजन डिक्री के या फिर ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग सब्सटेंटिव लॉ तैयार करते हैं। इनके अलावा एक सेक्शन भी है सेक्शन 82, उसको भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं जो कि डिक्री के एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग है। और अब अगर हम बात करें इन प्रोविजन के अलावा जो मेन चीज है जो कि है ऑर्डर नंबर 21, जो कि सीपीसी का सबसे बड़ा ऑर्डर है क्योंकि इसमें दिए गए हैं टोटल 106 रूल। तो ये जो ऑर्डर है ये डिक्री या फिर ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग प्रोसीजरल लॉ तैयार करता है। तो जैसा कि हमने आज से शुरू की है डिक्री और ऑर्डर की एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग सीरीज, तो ये इस सीरीज का पहला लेक्चर है और इस टॉपिक को हम डिफरेंट लेक्चर्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अगर आपको सारे लेक्चर्स चाहिए तो उन सभी लेक्चर्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक बार आप जरूर चेक कर लेना। और सीपीसी की कंप्लीट वीडियो चाहिए आपको तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, एक बार आप चेक कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग, तो आपको पता ही होगा कि जब भी कोई व्यक्ति क्या करता है, कोर्ट से डिग्री वगैरह ऑब्टेन करता है, तो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि वो उस डिग्री को सेटिस्फाई कराए। जिस प्रोसीडिंग के तहत वो डिग्री को सेटिस्फाई कराता है, डिग्री की संतुष्टि कराता है, उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। और कैसे डिग्री को सेटिस्फाई किया जाता है? डिग्री को इस तरीके से सेटिस्फाई किया जाता है कि जो डिग्री में करने के लिए जजमेंट डेटर को कहा गया है, वो चीज जजमेंट डेटर को करने के लिए कंपेल करके क्या किया जाता है, डिग्री को सेटिस्फाई किया जाता है, जिससे कि जो डिग्री होल्डर है उसको वो चीज मिल जाए जो कि उसको ग्रांट की गई है डिग्री के अंदर। ठीक है, इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि भाई जो एग्जीक्यूशन है वो कोर्ट का ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत डिग्री या फिर ऑर्डर को इन्फोर्स किया जाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जिसके तहत डिग्री को इफेक्ट दिया जाता है, लागू किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है उस डिग्री को, उस ऑर्डर को जो कि कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या किया है, पास किया है। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। यहां पर मैंने दो टर्म यूज की, डिग्री होल्डर और एक जजमेंट डेटर। इसका मतलब क्या होता है? डिग्री होल्डर भाई वो व्यक्ति होता है जिसके फेवर में डिग्री पास हुई है, जिसके फेवर में ऑर्डर आया है। जजमेंट डेटर इसका उल्टा, यानी कि जिसके अगेंस्ट डिग्री आई है, जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ है। तो अब यहाँ पर ये टर्म्स आपको बार बार देखने को मिलेंगी, इसलिए हमने पहले आपको बता दिया। तो अब यहाँ पर सेक्शन 36 जो है सबसे पहला सेक्शन, ये किस चीज के रिगार्डिंग है? ये सिंपल शब्दों में ये क्लियर करता है कि भाई जो भी प्रोविजन आपके डिग्री के एग्जीक्यूशन से संबंधित है वही प्रोविजन ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के ऊपर भी अप्लाई होंगे। यानी कि कहने का मतलब यही है कि सेक्शन 36 से लेकर 74 तक और ऑर्डर नंबर 21, ये जो प्रोविजन है ये आपके डिग्री के एग्जीक्यूशन के ऊपर तो अप्लाई होते ही हैं, ये ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। तो पहली चीज ये कही गई है सेक्शन 36 में। दूसरी चीज ये कही गई है कि डिग्री के तहत अगर पेमेंट वगैरह की जानी है तो ये चीज भी आपका डिग्री के एग्जीक्यूशन के अंदर इंक्लूड होती है, या फिर ऑर्डर के तहत कोई पेमेंट वगैरह की जानी है तो ये चीज भी आपका ऑर्डर के एग्जीक्यूशन में इंक्लूड होती है। तो ये आपकी दूसरी बात सेक्शन 36 कहता है। ऑर्डर नंबर 21 का अगर हम आपको ओवरव्यू दें तो ऑर्डर नंबर 21 में टोटल 106 रूल हैं और इस वजह से ये अपने आप में बहुत बड़ा ऑर्डर है। इस ऑर्डर में जो इम्पॉर्टेंट रूल्स रहेंगे आपके लिए, आपके एग्जाम्स के लिए, वही हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ऑर्डर नंबर 21 में जो स्टार्टिंग में रूल 1 से लेकर रूल 2 तक दिए गए हैं, ये बताते हैं कि डिग्री के तहत अगर पेमेंट किया जाना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। रूल 3 से लेकर रूल 9 तक जो डिग्री को एग्जीक्यूट कराने वाली कोर्ट है उससे संबंधित हैं। फिर इसके बाद आपका रूल 10 से लेकर 23 तक जो दिए गए हैं ऑर्डर नंबर 21 में, ये बताते हैं कि अगर आपको डिग्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए अप्लाई करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, और जो डिग्री के एग्जीक्यूशन में प्रोसेस अप्लाई किया जाता है उसके रिगार्डिंग आपके रूल 24 एंड 25 है। और अगर एग्जीक्यूशन को स्टे कराना है तो इससे रिलेटेड आपके रूल दिए गए हैं रूल 26 से लेकर 29 तक। फिर इसके बाद आपका जो रूल 30 से लेकर 36 तक दिए गए हैं, ये बताते हैं कि किन किन तरीकों से डिग्री को एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। आपका जो सेक्शन 51 है सीपीसी का, वहां पर डिफरेंट मोड्स बताए गए हैं जिनमें से कोई भी मोड्स क्या कर सकता है, डिग्री होल्डर ऑप्ट कर सकता है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। फिर जब वो कोई भी मोड ऑप्ट कर लेता है तो फिर आगे क्या प्रोसीजर होता है, ये सब आपका रूल 30 से लेकर 36 तक बताया गया है। फिर जैसे कि आपको पता ही है, अरेस्ट एंड डिटेंशन क्या है, एक तरह का मोड है डिग्री को एग्जीक्यूट कराने का।
तो इसका क्या प्रोसीजर होता है, इसके रिगार्डिंग आपका रूल 37 से लेकर 40 तक दिया गया है ऑर्डर नंबर 21 में। और इसके अलावा आपका जो प्रॉपर्टी वगैरह अटैच की जाती है, ये भी एक तरीके का मोड है डिक्री के एग्जीक्यूशन का, जिसके रिगार्डिंग रूल 41 से लेकर 57 तक दिए गए हैं ऑर्डर नंबर 21 में। फिर इसके बाद अगर ऐसा होता है भाई, अगर कोई प्रॉपर्टी अटैच वगैरह की गई है, उसके रिगार्डिंग कोई क्लेम कर रहा है, कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो उसका एजुडिकेशन कैसे किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग आपका रूल 58 दिया गया है। फिर अगर सेल को स्टे कराना है तो इसके रिगार्डिंग आपका रूल 59 दे रखा है। फिर इसके बाद आपके सेल के रूल स्टार्ट हो जाते हैं, रूल 64 से लेकर 73 तक, जो जनरली सेल के बारे में प्रोसीजर बताते हैं। फिर अब आपका अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी का सेल कराना है तो उसके रिगार्डिंग आपके 74 से लेकर 81 तक रूल दिए गए हैं ऑर्डर नंबर 21 में। फिर इसके बाद आपका रूल 82 से लेकर रूल 96 तक जो दिए गए ऑर्डर नंबर 21 में, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल के रिगार्डिंग आपका प्रोसीजर बताते हैं। फिर रेजिस्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन, ये आपका लास्ट टॉपिक है ऑर्डर नंबर 21 का, जिसमें आपके रूल 97 से लेकर 106 तक कवर होते हैं। तो ये छोटा सा ओवरव्यू था ऑर्डर नंबर 21 का। अब यहाँ पर अगर ऐसा होता है कि भाई आपके फेवर में डिग्री आ गई है और आपने उसको एग्जीक्यूट कराना है, तो उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए जो एप्लीकेशन किया जाता है, एप्लीकेशन डाला जाता है, उसके प्रोसीजर के रिगार्डिंग आपके ऑर्डर नंबर 21 में रूल 10 से लेकर 23 तक दिए गए हैं। और यहाँ पर जो आपका ऑर्डर नंबर 21 का रूल नंबर 10 है, इसमें ये क्लियरली कहा गया है कि अगर डिग्री होल्डर चाहता है डिग्री को एग्जीक्यूट करवाना, तो उस चीज़ के लिए उसने अप्लाई करना होगा, उस चीज़ के लिए उसने उस कोर्ट में अप्लाई करना होगा जिसने क्या किया है, डिग्री पास किया है, या फिर उस अथॉरिटी के समक्ष अप्लाई करना होगा जिसको इस चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया है, या फिर अगर डिग्री किसी अदर कोर्ट में क्या कर दी गई है, भेज दी गई है, तो उस कोर्ट के समक्ष या फिर उस कोर्ट के प्रॉपर ऑफिसर के समक्ष क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। यानी कि ये डिग्री होल्डर की जिम्मेवारी है कि भाई अगर वो डिग्री को एग्जीक्यूट करवाना चाहता है तो उसने एप्लीकेशन डालना ही होगा, क्योंकि जो कोर्ट है उसका खुद का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो डिग्री को सुओ मोटो इम्प्लीमेंट कराए, ये कोर्ट के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है। तो इसलिए अगर जो डिग्री होल्डर है वो क्या चाहता है, वो डिग्री को एग्जीक्यूट कराना चाहता है, तो उसने क्या करना होता है, एज पर ऑर्डर नंबर 21 रूल नंबर 10 अप्लाई करना होता है डिग्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए। किसके समक्ष अप्लाई करना होता है, इन सभी में से किसी के भी समक्ष। तो अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन डिग्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, या फिर ऐसे पूछ लिया जाए कि डिग्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए अप्लाई करने के लिए कौन व्यक्ति ऑथोराइज्ड है, तो पहला डिग्री होल्डर, जिसके फेवर में क्या हुआ है, डिग्री आई है, जिसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के 3rd क्लोज में। दूसरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिग्री होल्डर, जो डिग्री होल्डर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर जो डिग्री है वो जॉइंटली पास हुई है, तो जिन लोगों के फेवर में डिग्री पास हुई है उनमें से कोई भी एक क्या कर सकता है, डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई कर सकता है। और इस चीज के रिगार्डिंग ऑर्डर नंबर 21 में रूल नंबर 15 दिया गया है। नेक्स्ट, ट्रांसफेरी ऑफ डिग्री, जो डिग्री का अंतरित होता है, जिसके बारे में सीपीसी के सेक्शन 49 में एंड ऑर्डर नंबर 21 के रूल नंबर 16 में प्रोविजन किया गया है। तो जो ट्रांसफेरी होता है डिग्री का, वो भी क्या कर सकता है, डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट, डिग्री होल्डर के तहत क्लेम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किसके अगेंस्ट डिग्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए, किस व्यक्ति के अगेंस्ट डिग्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए अप्लाई किया जा सकता है, पहला जजमेंट डेटर, जिसके अगेंस्ट डिग्री आई है, जिसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के 10th क्लोज में। इसके अगेंस्ट डिग्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है। अगर जजमेंट डेटर नहीं है तो जो जजमेंट डेटर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के 11th क्लोज में, इसके अगेंस्ट डिग्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अब यहाँ पर ऑर्डर नंबर 21 के रूल नंबर 11 से आपको पहली चीज़ ये पता चलती है कि जो आप अप्लाई करते हैं डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए, अगर वो डिग्री मनी की पेमेंट के लिए, तो तब आप ओरल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। इस डिग्री के अलावा बाकी जो भी एप्लीकेशन होंगी वो रिटर्न में होंगी। पहली चीज़ ये पता चलती है आपको। दूसरी चीज़ ये पता चलती है कि भाई क्या क्या कंटेंट होंगे एप्लीकेशन के, जो कि डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए की जाती है। तो अब यहाँ पर अगर डिग्री मनी की पेमेंट के लिए है तो भाई एप्लीकेशन ओरली किया जा सकता है, लेकिन अगर मनी की पेमेंट के लिए नहीं है डिग्री, तो उस केस में जो डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन डाला जाएगा वो रिटर्न में होगी। उसके ऊपर साइन वगैरह होगा एप्लीकेंट का, और एप्लीकेंट के द्वारा वो वेरीफाई की गई होगी। या फिर ऐसा वो लोग भी कर सकते हैं जो कि जिनके बारे में टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट को संतुष्ट किया जा चुका है कि भाई
ये लोग वो लोग हैं जो कि केस के फैक्ट से परिचित हैं, एक्विंटेड है। और ये जो रिटर्न एप्लीकेशन किया जा रहा है इसमें एक टेब्यूलर फॉर्म में कुछ पर्टिकुलर्स कंटेन होंगे, जैसे कि क्या क्या, जो सूट का नंबर है वो, नेक्स्ट पार्टीज का नाम, नेक्स्ट डिक्री की डेट, नेक्स्ट क्या भाई जो डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं उसके लिए अपील वगैरह आप प्रेफर किया है, ये चीज़ आप बताएंगे। नेक्स्ट क्या कोई पेमेंट वगैरह या फिर कोई अदर एडजस्टमेंट जो मैटर है कंट्रोवर्सी में उसके रिगार्डिंग पार्टी के बीच में डिक्री के बाद हुआ है, ये भी आप बताएंगे। नेक्स्ट ये भी आप बताएंगे कि क्या आपने जो अभी आप एप्लीकेशन कर रहे हैं ना डिक्री को एग्जीक्यूट कराने की, इस एप्लीकेशन से पहले भी कोई एप्लीकेशन किया था और अगर किया था तो उसका क्या रिजल्ट निकला, कौन सी तारीख को आपने एप्लीकेशन किया था, ये चीज़ आपने मेंशन करनी होगी। और डिक्री के तहत जो अमाउंट ड्यू है विद इंटरेस्ट ब्याज वगैरह के साथ, ये भी आप मेंशन करेंगे। और अगर कोई अदर रिलीफ ग्रांट की गई है उसको भी आप मेंशन करेंगे, कोई क्रॉस डिग्री वगैरह है, ये सब चीज़ें आप मेंशन करेंगे। नेक्स्ट अगर कोई कॉस्ट वगैरह अवॉर्ड किया गया है तो क्या अमाउंट है उसका, ये भी आप मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आप उस व्यक्ति का नाम मेंशन करेंगे जिसके अगेंस्ट डिक्री को एग्जीक्यूट कराने की मांग की गई है। नेक्स्ट आप ये भी बताएंगे कि कौन सा मोड आपने डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए ऑप्ट किया है, चुना है। जैसे कि सेक्शन 51 जो है आपका सीपीसी का, वहां पर मोड्स बताए गए हैं जिनके जरिए आप डिक्री को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। उन सभी में से आपने कौन सा मोड क्या किया है, ऑप्ट किया है डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए, किस तरीके से आप कोर्ट से रिक्वायर कर रहे हैं डिक्री को एग्जीक्यूट करवाना, ये भी आप मेंशन करेंगे। तो ये सब पार्टिकुलर्स आपके जो आप रिटर्न एप्लीकेशन करेंगे फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, उस एप्लीकेशन में क्या होंगे, कंटेन होंगे। और यहाँ पर सब रूल 2 के तहत जो आपने रिटर्न एप्लीकेशन किया है उसके लिए सब रूल 3 में रूल नंबर 11 की ये कहा गया है कि जिस कोर्ट में आपने एप्लीकेशन किया है वो कोर्ट आपसे रिक्वायर कर सकती है कि आप डिक्री का सर्टिफाइड कॉपी, जो सर्टिफाइड कॉपी होती है वो क्या करे, प्रोड्यूस करे। सर्टिफाइड कॉपी के रिगार्डिंग आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 76 दिया गया है। और जो सेक्शन 77 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो ये कहता है कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको बाय सर्टिफाइड कॉपी क्या किया जा सकता है, कोर्ट में प्रूव किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं सब रूल 3 में कि भाई जिस कोर्ट में आपने अप्लाई किया है ना डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए, वो आपसे रिक्वायर कर सकती है कि भाई आप जिस डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस डिग्री का सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस करें। तो ये सब बातें आपकी रूल नंबर 11 में ऑर्डर नंबर 21 के कही गई हैं। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो जिसके अगेंस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं क्या उसको नोटिस देना जरूरी है, तो नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो ये कहता है कि भाई नोटिस देना जरूरी है। बट यहाँ पर कुछ ऐसे सिचुएशन हैं जिनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जहां पर क्या होता है, नोटिस देना जरूरी होता है। पहला ऑर्डर नंबर 21 रूल नंबर 22 का सब रूल 1 ये कहता है कि डिग्री की तारीख से 2 साल के बाद अगर डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई किया जाता है तो तब जिस व्यक्ति के अगेंस्ट आप डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस पार्टी के अगेंस्ट आप डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसको नोटिस देना जरूरी होता है। नेक्स्ट, अगर जो जजमेंट डेटर है वो मर गया है और आप डिग्री को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं किसके अगेंस्ट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट, तो तब नोटिस देना जरूरी होता है। नेक्स्ट, अगर जो डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो पास की गई है बाय द कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम और एनी अदर रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी, जो भी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी वगैरह होती हैं उनके द्वारा पास की गई अगर कोई डिग्री है तो उसके एग्जीक्यूशन के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको नोटिस देना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर डिग्री पेमेंट ऑफ मनी से संबंधित है और उसका जो एग्जीक्यूशन है वो जजमेंट डेटर के अगेंस्ट पर्सनल प्रोसीडिंग से संबंधित है तो तब भी नोटिस देना पड़ता है। नेक्स्ट, अगर जो डिग्री होल्डर का इंटरेस्ट है वो ही क्या कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है, तो तब भी नोटिस देना पड़ता है। तो ये सारी सिचुएशन ऐसी हैं जब नोटिस देना पड़ता है उस पार्टी को जिसके अगेंस्ट डिग्री एग्जीक्यूट कराने के लिए अप्लाई किया गया है। अब यहाँ पर सेक्शन 38 से लेकर सेक्शन 46 तक एंड ऑर्डर नंबर 21 में रूल 3 से लेकर 9 तक जो दिए गए हैं सीपीसी में, ये डिग्री को एग्जीक्यूट कराने वाली कोर्ट के रिगार्डिंग प्रोविजन दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो ये प्रोविजन हम कवर करेंगे इनमें से सिर्फ और सिर्फ हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछी जा चुकी हैं और आपके प्री एग्जाम्स के लिए और मेंस एग्जाम्स के लिए जुडिशरी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपका एक राजस्थान जुडिशरी में यहाँ से सेक्शन 38 से क्वेश्चन बन रखा है कि भाई एग्जीक्यूटिंग कोर्ट से आप क्या समझते हैं, जिसके बारे में आपको आंसर मिलेगा सेक्शन 38 में। तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट
वो कोर्ट होती है जो कि डिक्री को एग्जीक्यूट करती है। और सेक्शन 38 में बताया है कि कौन कौन कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकती हैं। तो यहाँ पर पहला तो वो कोर्ट जिसने क्या किया है, डिक्री को पास किया है, जिसके बारे में सेक्शन 37 में बताया गया है, जिसको हम कहते हैं कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। जिसने डिक्री पास किया है वो क्या कर सकती है, डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकती है। या फिर वो कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकती है जिसके पास डिक्री एग्जीक्यूशन के लिए भेजी गई है अंडर सेक्शन 39 ऑफ सीपीसी। तो इन दोनों में से कोई भी एक कोर्ट क्या कर सकती है, डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकती है। तो जो कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट करती है उसी को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। यहाँ पर एक केस था दर्शना बाई वर्सेस सी सरोजा 2014 का। इस केस में बात हुई थी कि यहाँ पर कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि भाई वो कोर्ट जहाँ पर सूट इंस्टीट्यूट हुआ था, जहाँ पर सूट फाइल किया गया था। यहाँ पर कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब होता है वो कोर्ट जो डिक्री पास करती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सूट किसी कोर्ट में इंस्टीट्यूट हो गया, फिर बाद में उस कोर्ट को पता चला कि भाई मेरा तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है इसको ट्राई करने का, फिर उसने आगे किसी और कोर्ट में भेज दिया सूट जिसका जुरिस्डिक्शन था। तो अब इस कोर्ट ने डिग्री पास की है, तो भाई जो कोर्ट डिग्री पास करेगी, सूट चाहे किसी भी कोर्ट में इंस्टीट्यूट हुआ, जो कोर्ट डिग्री पास करेगी वो कोर्ट कहलाएगी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। और यहाँ पर सेक्शन 37 में डिग्री पास करने वाली कोर्ट कौन होती है इसके बारे में बताया गया है। और इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन चुका है झारखंड जुडिशरी में और मध्य प्रदेश जुडिशरी में कि कोर्ट विच पास अ डिग्री, इसको डिफाइन कीजिए। तो सेक्शन 37 इसको डिफाइन करता है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज ये कही गई है कि भाई अगर जो डिग्री एग्जीक्यूट की जानी है वो डिग्री कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस की है, तो भाई उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपर कोर्ट कौन होगी, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ही होगी जिसने डिग्री को पास किया है। दूसरी चीज ये कही गई है कि भाई अगर जो डिग्री एग्जीक्यूट की जानी है वो डिग्री पास की गई है किसके द्वारा, कोर्ट ऑफ अपील के द्वारा, जहां पर फर्स्ट अपील की गई थी एपीलेट कोर्ट के द्वारा वो पास की गई है। तो भाई ऐसा ही तो हुआ होगा कि जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है उसने डिग्री पास की होगी, फिर उसके बाद उसकी आगे अपील की गई होगी, फिर अपील में वो डिग्री क्या कर दी गई होगी, सेट असाइड कर दी गई होगी, और अपील के तहत या फिर ऐसा कर दिया गया होगा कि नई डिग्री पास कर दी गई होगी। तो भाई अब ये जो डिग्री है इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए ना कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ही जिसने पहले डिग्री पास किया था वही होगी प्रॉपर कोर्ट इस डिग्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए। और अगर ऐसा होता है कि भाई जो डिग्री एग्जीक्यूट की जानी है वो डिग्री हाई कोर्ट के द्वारा पास की गई है, वो भी सेकेंड अपील में, तो तब भी आपका कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस जिसने इनिशियली डिग्री पास किया था, जिसकी आगे अपील की गई, वही कोर्ट होगी उस डिग्री को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपर कोर्ट। और अगर ऐसा होता है कि भाई जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहती है, वो सीज हो जाती है, तो इस सिचुएशन में अब वो कोर्ट जो कि उस सूट को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन रखती है जिसमें डिग्री पास हुई है, अब वो कोर्ट आपकी डिग्री को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपर कोर्ट होगी। और जो आपका डिग्री होल्डर है वो उस कोर्ट में डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन करेगा। और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में ये क्लियर किया गया है कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस यानी कि जो डिग्री पास की है कोर्ट, उसका डिग्री को एग्जीक्यूट करने का तब भी जुरिस्डिक्शन होगा अगर क्या हो जाता है, उसका जुरिस्डिक्शन किसी और कोर्ट को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। बट यहाँ पर उस कोर्ट को भी क्या हो जाता है, डिग्री को एग्जीक्यूट कराने का जुरिस्डिक्शन मिल जाता है जिसको कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस का एरिया क्या कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है। तो अब जो आपका डिग्री होल्डर है वो या तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए, या फिर उस कोर्ट में अप्लाई कर सकता है जिसको क्या कर दिया गया है, जुरिस्डिक्शन ट्रांसफर कर दिया गया है। बट यहाँ पर जिस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन क्या किया गया है, ट्रांसफर किया गया है, वो कोर्ट उस सूट को ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट होनी चाहिए जिस सूट में पास हुई डिग्री को एग्जीक्यूट करने के लिए अप्लाई किया जा रहा है। तो ये सब बातें आपकी एक्सप्लेनेशन में क्लियर की गई हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें हम लिमिटेशन पीरियड की फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, तो भाई जो लिमिटेशन पीरियड है डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई करने का वो कितना होता है, डिग्री की डेट से 12 ईयर्स तक का होता है। और मैंडेटरी इंजंक्शन के केस में डिग्री के एग्जीक्यूशन का जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है वो डिग्री की डेट से 3 साल का होता है। तो यहाँ पर आपका जो झारखंड जुडिशरी में एंड मध्य प्रदेश जुडिशरी में क्वेश्चन आ रखा था कि भाई कि डिफाइन कीजिए कोर्ट विच पास अ डिग्री, इस टर्म को डिफाइन कीजिए, ये आपका हो गया है कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था इसी क्वेश्चन के साथ मिला के कि डिग्री जो ट्रांसफर की जाती है एग्जीक्यूट कराने के लिए उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजन दिए गए हैं सीपीसी में। तो अब यहाँ पर हम वो प्रोविजन डिस्कस करेंगे जो कि जब डिग्री एग्जीक्यूशन के लिए ट्रांसफर की जाती है उसके ऊपर अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला, जैसे कि आपने सेक्शन 38 में ये पढ़ा कि जो डिग्री है वो कौन कौन एग्जीक्यूट कर सकता है, या तो वो कोर्ट एग्जीक्यूट कर सकती है जिसने पास किया है डिग्री, या फिर वो कोर्ट एग्जीक्यूट कर सकती है जिसके पास डिग्री एग्जीक्यूशन के लिए भेजी गई है। तो यहाँ पर
अब सेक्शन 39 डिक्री के ट्रांसफर के रिगार्डिंग है। ये बताता है कि कब कब डिक्री को ट्रांसफर किया जा सकता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी परिस्थितियों में डिक्री को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो सबसेक्शन 1 में पहले कंडीशंस बताई गई हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं, जिनके तहत डिक्री होल्डर के अप्लाई करने पर एक डिक्री को क्या किया जा सकता है, दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। पहला तब जब जो जजमेंट डेटर है वो जिस कोर्ट में डिक्री क्या कराना चाह रहे हैं, ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं, उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में रहता है, बिजनेस वगैरह करता है, अपने गेन के लिए पर्सनली वर्क करता है। तो इस सिचुएशन में भी क्या किया जा सकता है, डिक्री को ट्रांसफर किया जा सकता है उस कोर्ट में जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जजमेंट डेटर रहता है, बिजनेस करता है। दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि भाई जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है जिसने डिक्री पास की है, उसके जुरिस्डिक्शन में जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी नहीं है, जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी किसी और ही कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है। तो भाई उस कोर्ट में जिसके जुरिस्डिक्शन में जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी आती है, क्या किया जा सकता है, डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए डिक्री को ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट सिचुएशन ये है कि अगर डिक्री के तहत किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल या फिर डिलीवरी के रिगार्डिंग डायरेक्शन दिया गया है, और भाई वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस जिसने क्या किया है, डिक्री पास किया है, उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर है, तो तब जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है जिसने डिक्री पास किया है वो क्या कर सकती है, उस कोर्ट में डिक्री को ट्रांसफर कर सकती है जिसके जुरिस्डिक्शन में इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। या फिर अगर ऐसा है कि जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है वो ये कंसीडर करती है कि भाई ये जो डिक्री मैंने पास की है इसको ना किसी और ही कोर्ट के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए, तो ऐसा होने पर क्या किया जा सकता है, डिक्री को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। और ऐसा वो क्यों इंटेंड कर रही है, जो कोर्ट डिक्री को ट्रांसफर कर रही है, इस चीज़ का रीज़न कोर्ट राइटिंग में रिकॉर्ड करेगी। अब यहाँ पर सबसेक्शन 1 के तहत जो डिक्री क्या हो रही थी, ट्रांसफर हो रही थी दूसरे कोर्ट में, ये हो रही थी डिक्री होल्डर के एप्लीकेशन किए जाने पर। लेकिन इसके अलावा सबसेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो ये क्लैरिफाई करता है कि जो कोर्ट हैं वो क्या कर सकती हैं, सुओ मोटो अपने आप से ही बिना डिक्री होल्डर के अप्लाई किए क्या कर सकती हैं, डिक्री को किसी दूसरे कोर्ट में एग्जीक्यूशन के लिए ट्रांसफर कर सकती हैं। एंड सबसेक्शन 3 जो है वो ये कहता है कि जिस कोर्ट में क्या किया है, डिक्री को ट्रांसफर किया, यानी कि जो ट्रांसफेरी कोर्ट है वो उस सूट को डील करने के लिए पिक्यूनरी कॉम्पिटेंसी रखनी चाहिए जिस सूट में क्या हुई है, डिक्री पास हुई है। अब यहाँ पर सबसेक्शन 4 ये कहता है कि मान लो अगर कोर्ट ने क्या कर दिया, डिक्री पास कर दिया है, तो भाई अब अगर ऐसा है कि जिस पर्सन के अगेंस्ट डिक्री को एग्जीक्यूट कराना है वो पर्सन डिक्री पास करने वाली कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं रहता है, बिजनेस वगैरह नहीं करता है, तो तब ये जो कोर्ट है वो क्या नहीं कर सकती है, उस पर्सन के अगेंस्ट डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती है। पहली चीज़ ये कहता है आपका सबसेक्शन 4। दूसरी चीज़ ये कहता है कि भाई जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है वो कोर्ट उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती है जो कि उसके टेरिटोरियल लिमिट से बाहर है, उसके टेरिटोरियल लिमिट के अंदर नहीं आती है। तो ये इतनी बात आपका सबसेक्शन 4 सेक्शन 39 का करता है। और एक केस था जेड फैशन वर्सेस यूटी वर्ल्ड वाइड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2014। इस केस में बात हैंड हुई थी कि भाई अगर सेक्शन 39 के तहत सिचुएशंस जो हमने बताए उनमें से कोई भी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है और ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाता है, डिक्री ट्रांसफर हो जाती है, तो जिस कोर्ट में डिक्री ट्रांसफर की गई है एग्जीक्यूशन के लिए, यानी कि जो ट्रांसफेरी कोर्ट है, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि जो तरीके बताए गए हैं ना सीपीसी में, जो प्रोसीजर बताया गया है उस प्रोसीजर के तहत क्या करे, डिक्री को एग्जीक्यूट कराए। और जो आपकी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होती है, डिक्री को एग्जीक्यूट कराने वाली कोर्ट, उसके रिगार्डिंग आपके रूल 5, 6, 7, 9 ये अप्लाई होते हैं ऑर्डर नंबर 21 के। और यहाँ पर जो आपका ऑर्डर नंबर 21 का रूल नंबर 8 है वो ये कहता है अगर सेक्शन 39 के तहत किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या की जाती है, डिक्री एग्जीक्यूशन के लिए ट्रांसफर की जाती है, तो भाई वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुद ही क्या कर सकता है, डिक्री को एग्जीक्यूट करा सकता है, या फिर उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट अगर कोई कोर्ट है उसको भी वो रेफर कर सकता है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट जो कोर्ट है वो नेसेसरी जुरिस्डिक्शन रखती है तो भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रेफर कर सकता है अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को कि वो क्या करे, डिक्री को एग्जीक्यूट कराए।
यहाँ पर आप ऑर्डर नंबर 21 का रूल 9 भी देखेंगे, जहाँ पर ये कहा गया है कि भाई अगर ऐसा होता है कि हाई कोर्ट को क्या की गई है, डिक्री भेजी गई है, ट्रांसफर की गई है एग्जीक्यूशन के लिए, तो भाई जो हाई कोर्ट है वो डिक्री को उसी तरीके से उसी मैनर में क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, जैसे कि वो अपनी उस डिक्री को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, जो कि उसने अपना ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हुए पास की होती है। इतनी बात यहाँ पर आपकी रूल नंबर 9 ऑफ ऑर्डर नंबर 21 में कही गई है। और जो सेक्शन 40 है सीपीसी का, ये कहता है कि भाई किसी दूसरे ही राज्य के कोर्ट में, किसी दूसरे ही स्टेट के कोर्ट में क्या की गई है, डिक्री ट्रांसफर अगर की गई है, तो भाई उस स्टेट का जो कोर्ट है वो उस तरीके से डिक्री को एग्जीक्यूट कराएगा जैसा कि जो उस राज्य में रूल इन्फोर्समेंट में है उनके द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया है। और यहाँ पर जो डिक्री को ट्रांसफर करने वाली कोर्ट है, यानी कि जो ट्रांसफेरर कोर्ट है, और जहां पर डिक्री पास की गई है जो ट्रांसफेरी कोर्ट है, उनके ऊपर क्या होने चाहिए, सीपीसी के प्रोविजन अप्लाई होते हों, ऐसा होना चाहिए। यानी कि ये दोनों ही कोर्ट सीपीसी के प्रोविजन के द्वारा रेगुलेट होनी चाहिए। यानी कि सेक्शन 40 में जिस ट्रांसफेरर एंड ट्रांसफेरी कोर्ट के बारे में बात की गई है, ये वो कोर्ट होनी चाहिए जिनके ऊपर सीपीसी के प्रोविजन अप्लाई होते हों, जो कि सीपीसी के प्रोविजन के द्वारा रेगुलेट होती हों। और जो मोड है डिक्री के ट्रांसफर का, वो क्या है, प्रोसीजर क्या है, ये आपका ऑर्डर नंबर 21 के रूल नंबर 5 एंड रूल नंबर 6 में बताया गया है। एक बार आप इनको देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैंने ऐसा बोल दिया है कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग पक्का ऐसा करेंगे कि आप देखेंगे ही नहीं, बट एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शन 41 में बताया गया है कि जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है जिसको ट्रांसफ़र किया गया है डिक्री एग्जीक्यूशन के लिए, उसकी यहाँ पर जिम्मेवारी बताई गई है ये कि भाई वो अगर डिक्री को जो उसको ट्रांसफर की गई एग्जीक्यूट कराने के लिए एग्जीक्यूट करा देती है, तो इस चीज़ का सर्टिफिकेट जो ट्रांसफेरी कोर्ट है डिक्री को पास करने वाली कोर्ट को भेजेगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ है कि भाई डिक्री को एग्जीक्यूट कराने में वो फेल हो गई है, तो भाई किन वजहों से वो फेल हो गई है, इस चीज़ को वो सर्टिफाई करेगी। किसको, ट्रांसफेरर कोर्ट को, जिस कोर्ट ने डिक्री ट्रांसफर की थी। कौन सी कोर्ट करेगी, ट्रांसफेरी कोर्ट। किसको, ट्रांसफेरर कोर्ट को। और यहाँ पर ट्रांसफेरी कोर्ट के द्वारा जो सर्टिफाई किए जाने की बात की गई है, ये ट्रांसफेरी कोर्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है और ये मैंडेटरी प्रोविजन है आपका सेक्शन 41 का, और ये आपका जुडिशियल नेचर का है, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का। तो ये था आपका सेक्शन 41। अब यहाँ पर सेक्शन 42 आपको ये बताता है कि जिस कोर्ट को एग्जीक्यूशन के लिए डिक्री ट्रांसफर की गई है उसके पास क्या क्या पावर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई उस कोर्ट को क्या क्या पावर्स हैं जिसको क्या किया गया है, डिक्री ट्रांसफर की गई एग्जीक्यूशन के लिए, तो यहाँ पर सबसेक्शन 1 में ये कहा गया है कि जिस कोर्ट को डिक्री एग्जीक्यूट करने के लिए भेजी गई है वो उस डिक्री को उसी मैनर में क्या करेगी, एग्जीक्यूट करेगी। उसको उसी मैनर में उस डिक्री को एग्जीक्यूट करने की पावर होगी। जैसे कि मान लो वो डिक्री खुद ही उसने पास की है और जो भी पर्सन इस दौरान जब वो डिग्री को एग्जीक्यूट करा रही है इस चीज़ को डिसोबे करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं इसको, तो जैसे कि वो कोर्ट उन लोगों को पनिश करती जिसने क्या किया है, डिग्री पास किया है, उनको उसी मैनर में पनिश करने की पावर है ट्रांसफेरी कोर्ट को। और डिग्री को एग्जीक्यूट कराते समय जो भी इसके ऑर्डर होंगे ट्रांसफेरी कोर्ट के, ये आपके इन रिस्पेक्ट ऑफ अपील जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उसी मैनर में उनके सब्जेक्ट में होंगे। जैसे कि जो ट्रांसफेरी कोर्ट है उसी ने क्या किया है, खुद ही उसी ने डिग्री को पास किया है। सबसेक्शन 1 में जो हमने पावर्स डिस्कस की ट्रांसफेरी कोर्ट की, अपार्ट फ्रॉम दीज पावर्स सबसेक्शन 2 में ट्रांसफेरी कोर्ट को कुछ और भी पावर्स हैं। जैसे कि ट्रांसफेरी कोर्ट भी क्या कर सकती है, किसी और कोर्ट को डिक्री एग्जीक्यूशन के लिए ट्रांसफर कर सकती है, सेंड कर सकती है अंडर सेक्शन 39 ऑफ सीपीसी। और ट्रांसफेरी कोर्ट को ये भी पावर होती है कि वो डिक्री को डिसीज जजमेंट डेटर जो मृतक निर्णित ऋणी है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट भी क्या कर सकती है, अंडर सेक्शन 50 ऑफ सीपीसी एग्जीक्यूट कर सकती है। और इसके अलावा ट्रांसफेरी कोर्ट को डिक्री को अटैच किए जाने का ऑर्डर देने की भी पावर है। और सबसेक्शन 3 में ये कहा गया है, सबसेक्शन 2 में जो पावर्स दी गई है ना, अगर उनको ट्रांसफेरी कोर्ट क्या करती है, एक्सरसाइज करती है और फिर कोई भी ऑर्डर वगैरह पास करती है, तो इसकी कॉपी जो ट्रांसफेरी कोर्ट है वो उस कोर्ट को भेजेगी जिसने क्या किया था, डिक्री पास किया था। तो अब तक आपको ये पता चला कि भाई जो ट्रांसफेरी कोर्ट होती है उसको क्या क्या पावर्स होती हैं। अब यहाँ पर जो सबसेक्शन 4 है वो ये बताता है कि ट्रांसफेरी कोर्ट को किन किन चीज़ों की पावर नहीं है। पहला तो भाई ट्रांसफेरी कोर्ट को
जो डिक्री का ट्रांसफेरी होता है, जिसके बारे में आपका सेक्शन 49 ऑफ सीपीसी में प्रोविजन दिया गया है, उसके इंस्टांस पर एग्जीक्यूशन का ऑर्डर देने की पावर नहीं है। किसको? ट्रांसफेरी कोर्ट को। नेक्स्ट, अगर भाई ऐसा होता है कि भाई जो डिक्री है वो किसी फर्म के अगेंस्ट पास हुई है, तो उन लोगों के सिवाय जिनका जिक्र किया गया है ऑर्डर नंबर 21 का जो रूल 50 है, उसका जो सब रूल 1 है, उसके सब रूल 1 में आपका दे रखा है क्लोज बी और क्लोज सी। यहाँ पर जिन लोगों का जिक्र किया गया है, उन लोगों के अलावा किसी और पर्सन के अगेंस्ट डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए अनुमति यानी कि लीव देने की ट्रांसफेरी कोर्ट को पावर नहीं है। अब यहाँ पर किन लोगों की बात की गई है? यहाँ पर जिन लोगों की बात की गई है वो हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 42 से आपको पता चला कि भाई जिसको डिक्री ट्रांसफर की गई है फॉर द एग्जीक्यूशन, उस कोर्ट की क्या क्या पावर्स हैं और क्या क्या पावर्स नहीं है। और आपका प्रीवियस तरीके से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि डिक्री के ट्रांसफेरी के इंस्टेंस पर क्या जो ट्रांसफेरी कोर्ट है एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे सकती है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये पावर ट्रांसफेरी कोर्ट की नहीं है अंडर सेक्शन 42 ऑफ सीपीसी। तो यहाँ तक आपके अब तक कवर हो गए हैं डिक्री के ट्रांसफर के रिगार्डिंग जो प्रोविजन दे रखे हैं सीपीसी में। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो इंडियन कोर्ट्स हैं वो किन किन कोर्ट के द्वारा पास की गई डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्या वो फॉरेन कोर्ट की जो डिक्री होती है उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं? तो अगर आप सेक्शन 43 से लेकर 44A तक जो प्रोविजन दिए गए हैं उनकी कंबाइंड रीडिंग करो तो आपको आंसर मिलेगा कि इंडियन कोर्ट किन किन कोर्ट की डिक्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस चीज का। तो यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन 43 जो है सीपीसी का, इससे आपको क्लियर होगा कि जो इंडियन कोर्ट्स हैं वो उन कोर्ट्स की भी क्या कर सकती हैं, डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकती हैं जिनके ऊपर सीपीसी के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं। और सेक्शन 43 से ही आपको ये पता चलता है कि इंडियन कोर्ट उन कोर्ट्स की भी डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो कि इंडिया के आउटसाइड सिचुएट करती हैं, बट वो इस्टेब्लिश की गई हैं बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद आपका जो सेक्शन 44 दे रखा है सीपीसी का, इससे आपको ये क्लियर होता है कि जो इंडिया में रेवेन्यू कोर्ट्स हैं जिनके ऊपर सीपीसी के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं, तो जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं इंडिया में जिन पर सीपीसी के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं, उन रेवेन्यू कोर्ट्स की भी जो डिग्री है उनको इंडियन कोर्ट क्या कर सकती हैं, एग्जीक्यूट कर सकती हैं। फिर इसके बाद आपका सेक्शन 44A जो है सीपीसी का, यहां से आपको ये क्लियर होता है कि किसी भी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी की सुपीरियर कोर्ट के द्वारा जो पास की गई डिग्री होती है उसको भी इंडियन कोर्ट क्या कर सकती हैं, एग्जीक्यूट कर सकती हैं। अब यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का मतलब क्या है, ये आपका बताया गया है सेक्शन 44A के एक्सप्लेनेशन 1 में। एक्सप्लेनेशन 1 में कहा यह गया है सेक्शन 44A के कि रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का मतलब है कि वो कंट्री या फिर वो टेरिटरी जो कि इंडिया के आउटसाइड है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन पास करके सेक्शन 44A के पर्पस के लिए क्या डिक्लेयर कर दिया है, रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया है। यानी कि जो भी कंट्री या फिर ऐसे कह सकते हैं जो भी टेरिटरी आउटसाइड इंडिया है जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन पास करके ऑफिशियल गजेट में रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज के रूप में रिकॉग्नाइज कर दिया है, वो होती हैं आपकी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज। तो यहाँ पर जिन भी कंट्रीज के नाम हमने नोट किए हुए हैं आप इनको पढ़ सकते हैं। ये सब कंट्रीज इंडिया के द्वारा ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन पास करके रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज के रूप में रिकॉग्नाइज की गई हैं। तो जो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी की सुपीरियर कोर्ट होती हैं उनके द्वारा पास की गई डिक्री भी जो हमारी इंडियन कोर्ट्स हैं क्या कर सकती हैं, एग्जीक्यूट कर सकती हैं। अब यहाँ पर सेक्शन 45 इस चीज के रिगार्डिंग है कि जो इंडियन कोर्ट ने डिग्री पास की है क्या उनको फॉरेन टेरिटरी क्या कर सकती हैं, एग्जीक्यूट कर सकती हैं। तो इसके रिगार्डिंग सेक्शन 45 ये कहता है कि जो हमारी इंडियन कोर्ट हैं उनको ये पावर है कि वो डिक्री को एग्जीक्यूशन के लिए इंडिया के बाहर भेज सकती हैं, इंडिया के बाहर ऐसी कोर्ट को भेज सकती हैं जो कि इंडिया के बाहर इस्टेब्लिश की गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के द्वारा। बट शर्त यह है कि भाई उसके ऊपर हमारा जो ये सेक्शन है सेक्शन 45 ऑफ सीपीसी, इस सेक्शन के लिए जो स्टेट है उसने ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई कर दिया हो कि भाई ये सेक्शन आपका अप्लाई होगा ऐसी कोर्ट्स के ऊपर। तो आज का वीडियो बहुत लंबा बन गया है। आज के वीडियो में हमने एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर के रिगार्डिंग जो भी आपके प्रोविजन दिए गए हैं स्टार्टिंग के सेक्शन 36 से लेकर सेक्शन 45 तक सीपीसी के और ऑर्डर नंबर 21 में जो भी यहाँ तक आपके इंपॉर्टेंट प्रोविजन दिए गए हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिसेप्ट्स और जो गार्निशी ऑर्डर होता है वो डिस्कस करेंगे।
इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो सब रेलेवेंट होगा। वो चीजें होंगी जो आपकी प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी हैं, मेंस में, प्री में। और साथ साथ में हम आपको बताते रहेंगे कि मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन डिक्री और ऑर्डर की एग्जीक्यूशन के टॉपिक से आ रखे हैं। अगर आपको जो भी हमने सब्जेक्ट पढ़ा दिए हैं यूट्यूब पर, उन सभी सब्जेक्ट का PDF नोट्स चाहिए अलग अलग, तो वो आप खरीद सकते हैं। खरीदने से पहले आपने क्या करना होगा, ये हमारा चैनल है यूट्यूब पर, इसको विजिट करना होगा। जैसे ही आप इस चैनल को विजिट करेंगे, इसके बाद आप स्लाइड करके इधर जाना अबाउट वाले सेक्शन में। जब आप अबाउट वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी कि अभी फिलहाल कौन कौन से सब्जेक्ट जो हमने पढ़ाए हैं उनके PDF नोट्स अवेलेबल हैं। तो अभी आपके IPC एंड एविडेंस के PDF नोट्स अवेलेबल हैं, जिनको आप खरीद सकते हैं। और खरीदने के लिए आपको मेल करना होगा हमारे ईमेल एड्रेस पर, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अभी हम CPC के नोट्स तैयार कर रहे हैं। जैसे ही वो तैयार हो जाएंगे तो यहाँ पर हम CPC को भी ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद हम CRPC के नोट्स अगर तैयार करते हैं और वो तैयार हो जाएंगे पूरे, तो उनको भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो इसलिए जब भी आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो हमने पढ़ाए हैं यूट्यूब पर नोट्स चाहिए होंगे, तो पहले आप अबाउट सेक्शन में चेक कर लेना कि भाई वो सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं या नहीं। अगर अवेलेबल हैं तो उस सब्जेक्ट के साथ आप हमारे ईमेल एड्रेस पर मेल कर देना कि मैम हमें ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स खरीदने हैं। फिर उसके बाद हम आपको जो भी सब्जेक्ट में हमने कंटेंट शामिल किया है उसकी कंटेंट लिस्ट भेजेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि पेमेंट कैसे करना है। तो इस तरीके से आप हमारे ईमेल एड्रेस पर मेल करके जो भी सब्जेक्ट हमने पढ़ाए हैं उनके PDF नोट्स खरीद सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर भी कर देना।